बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट संख्या 18। ठीक है, तेरी मेरी जोड़ी रख दूंगे सब। दोस्तों आवाज आ रही है? हाँ तो दोस्तों स्वागत करते हैं राहुल जयदेव जी का। सेनापति जी की जय हो आपका। गुड इवनिंग। शोभा कुमार जी वेलकम। प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम। और विकास यादव जी वेलकम। प्रकाश करकेट्टा जी वेलकम। प्रज्ञा तिवारी जी वेलकम। मीना कुमार जी वेलकम। राजू कुमार जी वेलकम। सेनापति जी वेलकम। एम के स्टेट जी वेलकम। प्रियंका खंडेलवाल जी कल जी। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये महामैराथन मॉक टेस्ट है, क्योंकि सभी महामैराथन बना रहे हैं तो हमने भी सोचा चलो महामैराथन बनाते हैं। चलो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूजीसी नेट पेपर सॉरी इतिहास हो गया पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट का महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 18 है दोस्तों। अब की बार नेट जेआरएफ पार दोस्तों टेस्ट दो 100 में से अगर आपके 60 सही हैं तो दोस्तों जेआरएफ का आपका पक्का है। ठीक है, 60 में से 100। ठीक है, हिमांशु शर्मा जी वेलकम। शिवानी डोरिया जी वेलकम। प्रीति यादव जी वेलकम। और जी अनिता राणा जी वेलकम। जीत सोना महतो जी वेलकम। रवि जी वेलकम। शिल्पी कुमारी जी वेलकम। पूनम देवी जी। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ, 4 बार नेट पास। जो भी किसी को भी दोस्तों हमारे नोट्स लेने हो तो हमारा नंबर है 8755475312, या किसी को जानकारी लेने हो किसी के बारे में दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों ज्वाइन के बटन यहाँ से है। अगर किसी को पीडीएफ लेनी है तो या तो हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, या जॉन 299 रुपये के जॉन करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। संजू वर्मा जी वेलकम। गुलाम मुजफ्ता जी वेलकम। और विष्णु जी वेलकम। दीपक जी वेलकम। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो डिसलाइक करते हैं उनके लिए एक ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया है। ठीक है, उनका एक ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया है। आप देख सकते हैं, ये देखो मैं लगा रहा हूं उनके लिए सेटिंग। अब वो चाहे कितनी भी डिसलाइक करें उनको ना तो डिसलाइक दिखेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रजापति जी वेलकम। सुनीता कुमारी जी वेलकम। ठीक है, मोहन शर्मा जी वेलकम। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे टेस्ट में 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है एक सवाल में। ठीक है, तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? पहला संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान या समूह चर्चा। बढ़िया सवाल, एकदम बेहतरीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? अच्छा जी दीपक जी कह रही है वेलकम करो रवि जी का। तो दोस्तों पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये खासकर ये सवाल ज्यादातर आता है एग्जाम में। तो पहले सवाल का सही आंसर है दोस्तों समूह चर्चा। ठीक है, पहले सवाल का सही आंसर है समूह चर्चा। दूसरा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री
कैसी होनी चाहिए? पहला, रंगीन और अच्छी प्रस्तुति। दूसरा, अधिगम हेतु छात्र की यथासंभव सभी शंकाओं को सक्रिय रखने में सक्षम। तीसरा, जिसे सभी छात्र देख सकें। चौथा है जिसे तैयार करना और उपयोग करना आसान हो। सरोज शर्मा जी वेलकम। दोस्तों, दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम हेतु छात्र के असंभव सभी संख्याओं को सक्रिय रखने में सक्षम। हरीश प्रताप जी मेरे दोस्त, वेलकम है आपका। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? पहला, श्यामपट्ट, चित्रावली, पारचित्रदर्शी और ग्लोब। निवास शेखर जी वेलकम। दोस्तों, हरीश प्रताप जी हमारे बिल्कुल खास मित्र हैं, ये मान लीजिए। हमने इनके साथ में अपनी एमए की थी। समांजुन जी वेलकम। राजेश सिंह जी वेलकम। रोहित जसवाल जी वेलकम। प्रिया कल्याणकर जी वेलकम। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? दोस्तों, सही आंसर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, पार चित्रदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल आपके सामने है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। पहला, प्रभावी शिक्षण के लिए। दूसरा, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए। तीसरा, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, या उपयुक्त सभी। नुपुर तिवारी जी वेलकम। भाग्यश्री राणा जी वेलकम, नमस्ते जी। सेनापति जी, आज हमने लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया है। किसी को दिखेगा नहीं कि भाई लाइक कितनी है डिसलाइक कितनी है। ठीक है, पंकज जी वेलकम आपका। शोभा कुमारी जी वेलकम। तो दोस्तों, चौथे सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल आपके सामने है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। पहला, ज्ञान उपदेश। दूसरा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तीसरा, व्यक्तिगत सामंजस्य। चौथा है कौशल अभिग्रहण। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, नरसिंह भक्त जी आपका भी वेलकम। तो दोस्तों, पांचवें सवाल का जो सही आंसर है वो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, इसको याद रखना। जो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ जो होता है दोस्तों, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, डॉक्टर सहदेव हुड्डा जी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आप वैसे सभी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, पेपर फर्स्ट तो आपको आप मास्टर हो। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? पहला, शैक्षिक दर्शन शास्त्र। शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक समाजशास्त्र। और चौथा है शैक्षिक राजनीति विज्ञान। हरीश जी कह रहे हैं हमारी भी सुन ले। हाँ जी, हाँ जी, हरीश जी बोलिए। तो दोस्तों, छठे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, सातवां सवाल है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। छात्रों से गृह कार्य करवाना। तीसरा, परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों, क्योंकि हम जो पहले कुछ सवाल लाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसके बाद में रिसर्च के, उसके बाद में
कम्युनिकेशन के, उसके बाद में आईसीटी के, उसके बाद में आपका इन्वायरमेंट के, और सबसे लास्ट में दोस्तों है जो सवाल वो है हायर एजुकेशन के। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ओके, धन्यवाद हरीश भाई। दोस्तों 7वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। 8वां सवाल आपके सामने है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है? पहला, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, प्रधानाचार्य या स्वयं छात्र। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है? शांतनु नस्कर जी वेलकम आपका, और राहुल सिंह जी वेलकम। तो दोस्तों 8वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा शिक्षक के द्वारा। ठीक है, 9वां सवाल आपके सामने है, आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है? पहला, दोहराव करवाना, परीक्षा के दौरान नकल करना। तीसरा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 9वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं? पहला, उनकी अपने विषय में निपुणता संदेहजनक है, जिनको वह अति उत्साह दिखाकर छिपाना चाहते हैं। दूसरा, वह शिक्षण जो नाटक रूप में परिणत करना चाहता है। तीसरा, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अफरोज जी वेलकम। तो दोस्तों बढ़िया सवाल है 10वां सवाल। 10वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। 11वां सवाल आपके सामने है, कक्षा में जनसांख्यिकीय विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला, मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। दूसरा, तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करना। तीसरा, ए और बी दोनों। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? हरीश जी सी ही बताया हमने भाई, सी ही बताया हमने। दोस्तों 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मूल्यांकन के लिए समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। 12वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? पहला, यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। दूसरा, इसको केवल पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा, यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? जयंती सरकार जी वेलकम, उजाला बर्मन जी वेलकम, अंकिता गोस्वामी जी वेलकम। रेखा फोगट जी वेलकम, जयवीर मंगला जी वेलकम। दोस्तों 12वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक अंश है। 13वां सवाल आपके सामने है, एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहला, कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं। दूसरा, सभी छात्र सहजातीय नहीं है। तीसरा, विचारों की असहमति स्वाभाविक है। एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, उजाला जी गुड इवनिंग। अरे हरीश प्रताप जी आपका वेलकम तो मैंने सबसे पहले कर दिया। वेलकम आपका। दोस्तों 13वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है,
वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तीनों ही ठीक है इसके दोस्तों, तीनों ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। चौथे में सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। पहला प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद या व्यवहारिकता। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है, व्यक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों चौदहवें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों जब व्यक्तिगत मतभेद होंगे उसमें आदर्शवाद नहीं होगा। ठीक है, अगर आदर्शवाद होगा तो दोस्तों व्यक्तिगत मतभेद नहीं होंगे। 15वां सवाल आपके सामने है, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चक्रीय क्रम में, पहला समायोजित करना, रूपांतरण होना, आत्मसात होना या भिन्न मत होना। शिक्षक द्वारा अपनाई गई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मनु भाटी जी वेलकम। तो दोस्तों नमस्ते जी मनु जी, नमस्ते दोस्तों। 15वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों आत्मसात, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके बाद में समायोजित दूसरे पर, उसके बाद में रूपांतरण होना और दोस्तों सबसे लास्ट में होगा दोस्तों भिन्न मत होना। 16वां सवाल है, हम प्राय यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। पहला पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, दूसरा योग्यता, तीसरा मनोदृष्टि, चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों समझना इस सवाल को, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, 17वां सवाल आपके सामने है, कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारण के कारक कहा जा सकता है। पहला प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना, उपरोक्त सभी। हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, सुनील कुमार जी वेलकम। तो दोस्तों 17वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 18वां सवाल आपके सामने है, जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसके कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। प्रेमाक सिद्धांत, थारंडी के सिद्धांत, पावलोव एक्सपेरिमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। जूली सिंह जी वेलकम आपका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रेमाक सिद्धांत। दोस्तों स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, परंतु ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ी सी कम है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि आपका बिल्कुल भी हमें समय खराब नहीं करना। हमको ये नहीं है कि 4-5 सवाल बताए और 1 घंटा खा लिया हमने, दोस्तों बिल्कुल नहीं करना हमको। ठीक है, ना मैं दोस्तों ये कहूंगा कि लाइक करो डिसलाइक करो, अपना ध्यान केवल दोस्तों टेस्ट पर लगाइए। ठीक है, 19वां सवाल है, अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है। पहला सही या गलत का उचित निर्णय, दूसरा सुसंगत निष्कर्ष, तीसरा अंत शोधकर्ता समझौता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कुछ लोग जो है डिसलाइक करने के लिए आते थे पहले, और जो हम जैसे कहते ना कि टाइम लगाना कि भाई इतने बजे आएगी,
जैसे अब बज रहे हैं 12 और मैंने कहा कि 3 बजे आएगी, मैंने लगा दिया कि लाइव आएगी, तो दोस्तों बिगड़ देखे ही लाइव डिसलाइक करते थे कुछ लोग, तो मैंने उनका समाधान ढूंढ दिया है, चिंता ना करो आप, ठीक है। बेफालतू की बात करते थे, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा, आप भी कहते थे भाई क्या हो रहा है, तो उसका बिल्कुल सिस्टम खत्म कर दिया। आपको आपको केवल कुछ नहीं समझ में दिखेगा है कितने लाइक है, कितने डिसलाइक नहीं, मुझको दिखेगा ना, आपको दिखेगा, टेंशन खत्म इसकी भी। तो दोस्तों 19वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या दोस्तों, सुसंगत निष्कर्ष। 20वां सवाल आपके सामने है, जून 2009 में सवाल आया है, अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। निष्पक्षता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से, वैधता के माध्यम से, उपयुक्त सभी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब दोस्तों बायसनेस या ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए किसी भी अनुसंधान में, रिसर्च में, ठीक है। अगर उसको निष्पक्ष करना है, ठीक है, अगर अच्छा एक निष्पक्ष करना है, पक्षपात ना हो, तो दोस्तों हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है। तो 20वें सवाल दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अनुसंधान होता है दोस्तों, हम निष्पक्ष तब कह सकते हैं या उसमें निष्पक्षता हो, ठीक है, विश्वसनीयता हो और वैध हो वो, ठीक है, तब मान सकते हैं कि भाई हाँ ये निष्पक्ष है, बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं है। 21वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता, पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है, ठीक है। पहला, अंकित वैधता, निर्माण वैधता, मानदंड वैधता या सामग्री वैधता। बढ़िया सवाल है, एकदम मोस्ट अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है। हिमांशु शर्मा जी, लाइक डिसलाइक दिख तो रहे हैं, परंतु कितने हैं ये नहीं देखते, ठीक है। ये मैंने सेटिंग करी है आज, ये दिखेंगे नहीं, आपको भी नहीं दिखेंगे ना, हमको दिखेंगे कितने डिसलाइक, क्योंकि ये जो दिमाग भटकाते हैं कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हमारा, और कहते हैं ना कि किसी को अगर माइंड ब्रेन करना है, ठीक है, डाइवर्ट करना है तो डिसलाइक कर दो, तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया हमने। अब आपके सामने कि भाई इतने लाइक हो गई, इतने डिसलाइक हो गई, बिल्कुल खत्म कर दिया ये सिस्टम, टाइम लगता था उसमें बेफालतू का। दोस्तों 21वें सवाल का सही आंसर है निर्माण वैधता, ठीक है, निर्माण वैधता। 22वां सवाल आपके सामने, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है। पहला, वास्तविक जीवन की स्थितियों से, दूसरा प्रयोगात्मक स्थितियों से, तीसरा प्रयोगशाला स्थितियों से, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं पहले बोलता हूं कि मुझको ना लाइक से मतलब है, ठीक है, ना डिसलाइक से मतलब है, ठीक है। दोस्तों अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जब डिसलाइक आए तो थोड़ा अजीब सा लगता है, यार क्या कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है। तो मैंने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है लाइक और डिसलाइक। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कर दोगे लाइक, अगर बुरा लगा होगा, ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी है, डिसलाइक कर देना, मुझको दिखेगी भी नहीं। मयंक सहरावत जी वेलकम। तो दोस्तों 22वें सवाल का सही आंसर है वास्तविक जीवन की स्थितियों से। 23वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वह अपेक्षित है। सामग्री वैधता, अंकित वैधता, निर्माण वैधता और मापदंड वैधता। डेविड पानी लिया यार। कुलदीप माली जी वेलकम। तो दोस्तों 23वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सामग्री वैधता। 24वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है। पहला, बाहरी वैधता, आंतरिक वैधता, स्थिति वैधता या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये रिसर्च के सवाल है, ठीक है,
कुछ अटपटे होते हैं। अगर आपने रिसर्च की थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दोस्तों पीएचडी के छात्र हैं, ठीक है, या आप रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आराम से दोस्तों इसको समझ जाओगे। बस ये है कि भाई जिन्होंने आप रिसर्च के बारे में थोड़ा जाना नहीं है तो उनके लिए थोड़ा बहुत ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे रवि जी बोलते हैं कि रवि जी दोस्तों अभी हमारे रवि जी का एडमिशन नहीं हुआ है पीएचडी में, थोड़ा प्रॉब्लम होगी उनको, ठीक है। वैसे हम तो रिसर्च करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है दोस्तों। मेरे रिसर्च में 5 में से 5 आते हैं दोस्तों। 24वें सवाल का सही आंसर है बाहरी वैधता, ठीक है, बाहरी वैधता, सामान्यकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। 25वां सवाल आपके सामने है, जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है उसको कहा जाता है, ठीक है। जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है उसको कहा जाता है बाहरी वैधता, आंतरिक वैधता, स्थिति वैधता या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों देखो बाहरी वैधता का मतलब ये है कि जैसे मैंने रिसर्च किया, अगर मैं उस रिसर्च से संतुष्ट हूं तो वो हो गया आंतरिक वैधता। अगर कुछ जैसे मैंने किसी को दिखाया, ठीक है, अपने सुपरवाइजर को दिखाया या कुछ और लोगों को दिखाया, अगर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है तो दोस्तों वो हो गया बाहरी वैधता, ठीक है। तो दोस्तों 25वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, शोधकर्ता, शोधकर्ता को कारण और प्रभाव, ठीक है, क्योंकि शोधकर्ता खुद है, कोई बाहरी आदमी नहीं है, खुद है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, आंतरिक वैधता, ठीक है। 26वां सवाल आपके सामने है, प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख बन जाएगा जब, ठीक है, प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख बन जाएगा। पहला, किसी घटना के घटित होने की सूचना एक लंबी समयावधि के बाद दी जाए। दूसरा, जानकारी का स्रोत है वह पक्षपाती और अक्षम हो। तीसरा, शोधकर्ता पर्याप्त तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम न हो। और चौथा, उपरोक्त सभी। दोस्तों समझना सवाल को, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर समझ गए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आप काम करोगे रिसर्च में। प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन जाएगा, प्रश्न जो होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये प्रश्न है, ये अलग है और यहाँ से अलग लाइन है। प्रश्न जो है शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन जाएगा जब, ये सवाल है, ठीक है दोस्तों। सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका 27वां सवाल आपके सामने, बढ़िया सवाल है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है दोस्तों, क्योंकि अनुसंधान जब हम करते हैं सबसे पहले यही जानना आवश्यक है उसको क्या तात्पर्य है। पहला, यह एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित या सिस्टमैटिक गतिविधि है। दूसरा, यह केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। और चौथा, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। धनराज चौधरी जी वेलकम, अभय सिंह जी वेलकम। तो दोस्तों 27 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दोस्तों जो अनुसंधान होता है वो उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए और सिस्टमेटिक, ऐसा ना हो दोस्तों अनकंट्रोल हो, तो एक सिस्टमेटिक के तरीके से होना चाहिए हर चीज उसमें, ठीक है, तब उसको दोस्तों अनुसंधान हम बोलते हैं, उससे तात्पर्य है, ठीक है। 28वां सवाल है, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, किस संदर्भ में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ठीक है। पहला, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। दूसरा, नए ज्ञान की खोज करने के लिए। तीसरा,
ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए या उपरोक्त सभी। दोस्तों बड़े सवाल है, जो रिसर्च होता है वो किसके लिए किया जाता है, ठीक है, रिसर्च। तो सबसे पहले हम रिसर्च पढ़ते हैं दोस्तों कि जब रिसर्च जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। दोस्तों 28 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। रिसर्च पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए भी होता है, नए ज्ञान की खोज करने के लिए भी होता है, और दोस्तों ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए भी होता है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, समझ जाओगे। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। पहला, समाज की भलाई करना। दूसरा, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। तीसरा, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। मोनिका चक्कर जी वेलकम। दिव्या कौशिक जी वेलकम। दोस्तों 29वें सवाल का सही आंसर है सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। दोस्तों समझ में इस बात को, एक अच्छे अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है वो सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना होता है। 30वां सवाल आपके सामने है, एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक ग्रैंड थ्योरी किसने क्या है, ठीक है। पहला, अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरा, अत्यधिक अमूर्त होता है। तीसरा, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। और उपरोक्त सभी। एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या होता है, एक ग्रैंड थ्योरी। दीपक जी वेलकम। सुमन जी वेलकम आपका। तो दोस्तों सही आंसर है 30वें का ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, एक श्रेष्ठ सिद्धांत, ठीक है। 31वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, ठीक है। पहला, बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क, लॉजिक या तर्क, या अनुभववाद। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। जयवीर सिंह जी कह रहे हैं अच्छी वीडियो सर। अच्छा जी, थैंक यू। जयवीर सिंह जी देखो, हम तो अपने हिसाब से सही लाते हैं। आपका देखो फीडबैक आया है तो और अच्छा बात है, देखो अच्छी बात, धन्यवाद। हमारे हमको उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद आपका। तो दोस्तों 31वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुभववाद, ठीक है, अनुभववाद से आता है। 32वां सवाल है ज्ञानवाद, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी किसको संदर्भित करता है। पहला, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। दूसरा, यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है। तीसरा, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। और चौथा, यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। ज्ञानवाद एपिस्टेमोलॉजी किसका संदर्भित करता है। हरीश भाई धन्यवाद। दिल जीत लिया। अरे हरीश भाई मेरे दोस्त, आपका भाई हूं मैं। तो दोस्तों 32वें सवाल का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है।
ठीक है। 33वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है? पहला, वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना। दूसरा, भविष्यवाणी करना। तीसरा, घटना की व्याख्या करना। और चौथा, उपरोक्त सभी। हरीश भाई, अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहे भाई दोस्त हमारे। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ मेरे भाई हरीश जी और ओमपाल जी, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का एक कार्य है? 33वें का सही आंसर है भविष्यवाणी करना, ठीक है। कौन सा दोस्तों? भविष्यवाणी करना। 34वां सवाल है, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो ये मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेटो, अरस्तु, लोके या डेकार्टेक, ठीक है। अरे हरीश भाई, शर्मिंदा वाली बात नहीं भाई, दोस्त दोस्त ही होते हैं, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं समझा दोस्त हरीश भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ आज, ठीक है। मैं देखो, मेरे अंदर कोई कुछ भी कहे, मैं अपना जानता हूँ कि मेरे अंदर कोई भी ईगो नहीं है 1% का। मेरा दोस्त दोस्त ही रहेगा, ठीक है। चाहे देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, भाई बंधु अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, ठीक है। दोस्तों, 34वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लॉके, ठीक है। लॉके ने कहा था। 35वां सवाल है, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि? पहला, परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। दूसरा, एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है। तीसरा, यह निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है। और चौथा, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। हरीश भाई, अभी तो हमने चलना सीखा है, अभी तो उड़ान बाकी है। दोस्तों, बढ़िया सवाल है। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि? तो दोस्तों, 35वें जो सही सवाल है, आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का एक चरण है? दोस्तों, अब कम्युनिकेशन के सवाल आते हैं, ठीक है। अब हमारे 2 यूनिट कवर हो गई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के हो गए हैं, ठीक है। 2 यूनिट कवर। अब कम्युनिकेशन के आते हैं। पहला है सामाजिक चरण, दूसरा अंतरंग चरण, व्यक्तिक चरण और प्रागनुभविक चरण। पानी ले यार, तू भुलक्कड़ बहुत है, भुलक्कड़ है तू। तो दोस्तों, 36वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है प्रागनुभविक संप्रेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रागनुभविक संप्रेषण। 37 क्वेश्चन है, संचार की भाषा का गठन है। तो संचार की भाषा का गठन है, पहला यादृच्छिक रैंडम वर्ड, दूसरा सामाजिक संचार, ठीक है, सोशल वर्ड, तीसरा डिवाइन वर्ड या दैवीय संचार, और चौथा है अंडर अनसेक्टिफाइड वर्ड या अचयनित संचार।
चिंतामणि जी वेलकम आपका। तो दोस्तों 37वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सामाजिक संचार। थर्टी एट है, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर। पहला, लक्षित श्रोताओं द्वारा संदेश अधिक सावधानी पूर्वक सुनने का कारण बनता है। दूसरा, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। तीसरा, भटकने वाले विचारों का ध्यान केंद्रित करता है। और चौथा है, संदेश को बढ़ाता है। सिराज मोहम्मद जी वेलकम आपका। देखो दोस्तों, अब ये जो है मॉक टेस्ट है। जब हमने प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लाइव किए थे तब हमने सभी सवालों के जो है सवा व्याख्या दी थी। अब दोस्तों, अब ये ना कहें कोई कि भाई इसकी, क्योंकि ये समझो आप कि आप एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम में बैठे हो, तो ये ना पूछो किसी से कि भाई इसकी व्याख्या क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट नहीं है। क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट में सभी के जो है व्याख्या की थी बड़े अच्छी तरीके से, आपको सभी को पता होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें 100 सवाल है, अगर थोड़ी थोड़ी मैंने व्याख्या की तो लगभग 2-3 घंटे हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, व्याख्या मिल जाएगी सबकी, चिंता ना करो आप। दोस्तों 38वें सवाल का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। 39, लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे कहा जाता है। पहला, सामान्यीकरण। दूसरा, संगति। तीसरा, रूढ़ प्रारूप। और चौथा, अधिक स्पष्टीकरण। दोस्तों वैसे देखो, पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। ठीक है, कभी कभी इन शब्दों को इंग्लिश में भी कर लिया करो। ठीक है, इंग्लिश में कर लोगे तो बड़े आसान हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट सबसे आसान है, ये मान लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट है कोई दूसरा तो उससे आसान है पेपर फर्स्ट। देखो अगर आपको हिंदी में कोई दोस्तों भाषा पेपर फर्स्ट की समझ में नहीं आ रही तो उसको आप कर सकते हो इंग्लिश में, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ प्रारूप। ठीक है, स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, 40वां सवाल आपके सामने है, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। अनुभूति जांच, पहला पुष्टिकरण। दूसरा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। तीसरा, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। और चौथा है नियंत्रण। अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। दोस्तों अनुभूति, ठीक है, अनुभूति जांच का जो मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। 41, निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है। पहला, बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन। दूसरा, नकारात्मकता। तीसरा, पक्षपात पूर्ण धारणा। और चौथा है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से पक्षपात, बायसनेस की एक विशेषता कौन सी है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बायसनेस की विशेषता कौन सी होती है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी और तीसरा भी ठीक है। 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव, ठीक है ध्यान से समझना, श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है। प्राइमेसी इफेक्ट।
पहला, सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है। तीसरा, महत्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है। और चौथा, सूचना के सभी घटकों को एक समान भार मिलता है। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मूक टेस्ट है, इसमें व्याख्या अगर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि आपके पास में टाइम कम है, थोड़ा सा रूप हो तो आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है, वो उसको बोलते हैं दोस्तों श्रेष्ठता प्रभाव। 43, निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? पहला, श्रोताओं का दृष्टिकोण। दूसरा, श्रोताओं का ज्ञान। तीसरा, श्रोताओं की शिक्षा। चौथा है श्रोताओं की आय। समझना अच्छे से, संप्रेषण माने कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? दोस्तों, अवरोधक माने दोस्तों होता है कुछ प्रतिरोध या रोकने वाला चीज। ठीक है, जो संप्रेषण को बिगाड़ देती है या दिशा को मोड़ देती है। ठीक है, यानी कि अगर बैरियर बोलते हैं इसको, जैसे संप्रेषण यहाँ से यहाँ तक जा रहा है दोस्तों, अगर कोई बीच में व्यवधान आ जाए तो उसको बोलते हैं अवरोधक। दोस्तों, संप्रेषण के अंतर्गत कौन से संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? तो 43 का सही आंसर है श्रोताओं का दृष्टिकोण, यानी कि जो सुन रहा है उसका दृष्टिकोण कैसा है। अगर उसका तन ही केवल सुनने में व्यस्त है तो सुन नहीं सकेगा, वो ध्यान कहीं और होगा तो उसका। 44, निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित की जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है? पहला, डिजिटल माध्यम, लोक माध्यम, व्यक्तिपरक माध्यम और अयथार्थ समय माध्यम। ठीक है, निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण। दोस्तों, हमारी 86 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, उनको देख सकते हैं आप। ठीक है, और कुछ ऑनलाइन क्लास है हमारी, बड़ी अच्छी क्लास है हमारी, वैसे उनको देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट की, हिस्ट्री की 170 प्रैक्टिस सेट है। और मॉक टेस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट 18-19 में टेस्ट हो गए हैं, और पेपर फर्स्ट के भी मॉक टेस्ट हैं और हिस्ट्री के भी मॉक टेस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास बुक नहीं है तो दोस्तों पेपरलेस स्टडी हम कराते हैं। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। तो 44 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिजिटल माध्यम। ठीक है, 45, संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है। पहला, क्रोनेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स या पैरा लैंग्वेज। संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है। हरी जी, लाइट चली गई है। हाँ लाइट चली गई है, मैं वैसे छत पर बैठा हूँ, कोई दिक्कत। देखो ये है कि मुझको ये नहीं कि आप मुझे देखिए। ठीक है, मुझको कोई शौक नहीं है अपना चेहरा दिखाने का, परंतु दोस्तों ये है कि हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई सर आप भी अगर दिखाई देने लगे दे तो अच्छा लगता है, मन तो लगता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम नहीं देखे कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, नीलू सैनी जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोक से मिक्स। 46 है, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है संशोधक,
प्रतीक, नियामक या प्रदर्शन। यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है। तो दोस्तों हाथ उठाने का मतलब होता है, ठीक है, प्रतीक होता है वो, ठीक है, प्रतीक क्या है कि एक क्वेश्चन पुटअप करता है जो बच्चा, दोस्तों कभी हाथ उठाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 47 कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? पहला, कक्षा के शिक्षक द्वारा, विषय के शिक्षक द्वारा, प्रधान अध्यापक द्वारा या स्वयं छात्र द्वारा। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो दोस्तों सही आंसर है कक्षा के शिक्षक द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 48 पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं। पहला, सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर, दूसरा, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर, हिंदी माध्यम द्वारा, ऑप्शन नंबर 4, सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं जब, कब हो सकती है? डॉक्टर उमा जी आपका वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदाहरणात्मक सामग्री, ठीक है, प्रदान करवाकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 49 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, पहला, एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। दूसरा, एक अच्छे संदेशवाहक को हास्यवृत्ति की अच्छी समझ होती है। तीसरा, एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है। और चौथा, एक अच्छे संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत है? लक्ष्मी जी वेलकम आपका, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। अच्छा हरीश जी, बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही आंसर है, यानी कि जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। दोस्तों ये गलत है, ये हो सकता है। 50 निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता? पहला, प्रदर्शन, पढ़ना और लिखना। तीसरा, टीवी और फिल्म प्रक्षेपक पर सामग्री उपलब्ध करवाकर। ऑप्शन नंबर 4 है बड़ी समूह चर्चा। कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता? बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। अभी लाइट आ गई है डॉक्टर उमा जी। दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी समूह चर्चा करके दोस्तों ग्रामीणों को आप साक्षर को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है, छोटे छोटे पहलुओं पर चलो आप, ठीक है, तो सही रहेगा। 51 सूचना का सेट जो यह परिभाषित करता है कि एक प्रक्रिया के लिए कितने संसाधनों को आवंटित किया गया है। दोस्तों ये आईसीटी के सवाल आ चुके हैं, ठीक है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला है प्रक्रिया नियंत्रण, एएलयू, रजिस्टर इकाई या प्रक्रिया विवरण। सूचना का सेट, सेट ऑफ
इंफॉर्मेशन, यह परिभाषित करता है कि एक प्रक्रिया के लिए कितने संसाधनों को आवंटित किया गया है। विभाग तिवारी जी वेलकम, केपी आरयू जी वेलकम आपका। तो दोस्तों सही आंसर है प्रक्रिया विवरण, ऑप्शन नंबर डी। 52, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर शैली को विकसित किया है? ठीक है, लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली, ठीक है दोस्तों, टैली शैली नहीं है तो टैली आप समझते होंगे, टैली 0.9.0 या कुछ ऐसा करके जो होती है। ठीक है, पहला HCL, TCL, इंफोसिस या विप्रो। तो टैली को किसने, जो टैली सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसको किसने बनाया है, विकसित किया है? दोस्तों सही आंसर है TCS। ठीक है, TCS। दोस्तों बता दूं आप कि जो आपके जो एग्जाम होंगे दोस्तों उसका ठेका जो एनटी ने TCS को दिया है। ठीक है, जहां आप देखोगे वहां TCS वालों का को दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है हर एक कॉलेजों में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपने लैपटॉप का सेट रखते हैं जहां पर आप पेपर दोगे। ठीक है, वो TCS वालों का होगा, चाहे जो आपका जो कंप्यूटर होगा वो किसी भी कंपनी का हो। 53, निम्नलिखित में से www किसका संक्षिप्त रूप है? पहला हु, व्हाट एंड वेयर, दूसरा वेयर वाइड वेब, तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब और चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों मैं देखता हूं कौन सही करता है इस सवाल को। अच्छा सवाल है, बिल्कुल हल्का सवाल है, बिल्कुल। फिफ्टी थ्री है सवाल, तो थोड़ा सा समय लूंगा इस पर, मैं देखना चाहता हूँ कि आप सही कौन सा लगाते हो। सन SG वेलकम आपका। दोस्तों आप देखो कुछ लगा रहे हैं सी। ठीक है दोस्तों, मैं सी बता दूं, देखो ये वर्ड, वर्ड माने बता दो तो चिड़िया। ठीक है, चिड़िया नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है संसार वाला, ग्लोबल वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लो इसको। www का जो विवरण है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड, वर्ल्ड और दोस्तों वर्ल्ड में अंतर है। वर्ल्ड माने चिड़िया होती है, ठीक है, वर्ल्ड माने संसार, ग्लोबल। दोस्तों आप सी लगा रहे हैं कुछ अच्छा देखो 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है? पहला एक हार्डवेयर नेटवर्किंग तकनीक, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर का समूह और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है? जी जी बढ़िया सॉरी मैंने गलत बोला टिम बर्नर ली ने दोस्तों इसको खोज की थी, इसकी इन्वेंशन किया था। तो दोस्तों 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर का समूह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंटरनेट को परिभाषित कर सकता है कौन सा जो कथन। 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल के यूआरएल को सही तरीके से दर्शाता है? ठीक है, दोस्तों यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो पहला है www, ठीक है, आपके सामने mail.com, ठीक है, www@mail.com। तीसरा एक कैपिटल में है www@mail.com। चौथा है स्मॉल में www.mail.com। कौन सा ईमेल? दोस्तों आप जानते होंगे ईमेल, जैसे आपका, जैसे मेरा जो ईमेल है हमारे जो जेबी स्टडी पॉइंट का, जेबी स्टडी पॉइंट, ठीक है, 2020@gmail.com, ये जो हमारा है एक यूआरएल है, ठीक है। दोस्तों उसका जो सही आंसर, इसका जो सवाल है 55, इसका सही आंसर कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि ये देखो www जो है ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक, केवल, परंतु इसका स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब बनती है स्मॉल में बनती है वो। 56 है, निम्नलिखित में से HTML, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बताना आप, HTML की फुल फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म बताना आप, मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स या टेबल्स और फ्रेम्स, ठीक है। तो दोस्तों 56 में का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेब पेज बनाने के लिए। दोस्तों HTML की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसको दोस्तों ये जो डिजाइन किया गया है वो वेब पेज बनाने के लिए किया गया है, वेब पेज, ठीक है, वेब पेज, बिल्कुल गुड। रिपब्लिक स्टडी हिस्ट्री बाई YK चौधरी जी, वेलकम आपका। देखो वैसे आपने सही टाइप किया है, नहीं बोला सही है, परंतु आपकी जो टाइपिंग है थोड़ी सी मिस्टेक है, टेस्ट नहीं है, टेक्स्ट होता है, टेस्ट नहीं, टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, हाई, ठीक है, हाइपर दो देखो, हाइपर ये होता है, हाइपर, हाइपर, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने एवं उनका पूर्ण संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है? तो समझ इस बात को, क्योंकि दोस्तों जब हम कहीं डाटा भेजते हैं, डाटा भेजते हैं, यानी कि जैसे आप, मैं नॉर्मल से बात बताऊं, आप जैसे एक फोन से, देखो फोन में ब्लूटूथ भी होता है, शेड भी होता है, एक फोन के शेड को खोलकर दूसरे फोन में शेड से कुछ डालें, तो ऐसे ही कंप्यूटर में डाला जाता है, तो उनमें कुछ आईपी एड्रेस होते हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है, दोस्तों जो डाटा भेजते हैं तो उसको छोटे छोटे पैकेटों में विभाजित किया जाता है। कभी देखना आप सही तरीके से, जैसे आप सोचते होंगे भाई इसमें कीबे की स्पीड आ रही है, दोस्तों वो एक छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है। तो कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो एक छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता है, उसका पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है? पहला है HTTP, दूसरा TCP, FTP और उपयुक्त सभी, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और आईपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी का है फाइल ट्रांसफर, ठीक है, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का दोस्तों, एचटीटीपी का, ठीक है, कौन बताएगा एचटीटीपी का?
दोस्तों देखो, जो HTML और HTTP में इतना अंतर है। देखो, दोनों के जो शब्द हैं वो शुरू वाले वो समान है। हाइपर टेक्स्ट, उसमें हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। और उसमें मार्कअप लैंग्वेज HTML मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब दोस्तों हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसफर वाली ये सब ट्रांसफर के होते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। 58वां सवाल, दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट जो यह निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए। समझना दोस्तों सवाल को, ठीक है। दोस्तों, दिशा निर्देशों का या मानकों का ऐसा सेट जो यह निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए। दोस्तों सही आंसर देखो, कंप्यूटर से दूसरे को, जैसे आपके कंप्यूटर में फाइल है, आप उस फाइल को मेरे पास भेजें, मैं दूर बैठा हूं तो आप कैसे भेजोगे। देखो, आप शेयर काम नहीं कर सकता, ठीक है। दोस्तों आप भेजोगे ईमेल से, और दोस्तों ईमेल का जो प्रारूप होता है, ठीक है, वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, SMTP। SMTP जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। इस फाइल के माध्यम से आप भेजा सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों दिशा निर्देश करता है, ठीक है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। पहला, ठीक है, SMTP, दूसरा TCP, तीसरा IP और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर 59 में का, क्योंकि पिछला सवाल था, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट SMTP, क्योंकि ये जो आप जीमेल या ईमेल यूज करते हैं दोस्तों, आगे से भेजते हैं तो एक सर्वर पर जाता है, प्रोटोकॉल जो के पास जाता है, वो प्रोटोकॉल उस मेल को आपके पास भेजता है, ठीक है। क्योंकि रिसीवर का अलग होता है दोस्तों, सेंडर का अलग होता है प्रोटोकॉल। 60वां सवाल आपके सामने है, यदि वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा। पहला, कम स्मृति, वेब क्रॉल, कम परिशुद्धता दर, चौथा है कम वेब प्रतिक्रिया। तो दोस्तों 60वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम स्मृति। 61, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला है एंकर, URL, हाइपरलिंक या संदर्भ। दोस्तों माना आपने गूगल खोला, ठीक है, गूगल खोला और गूगल में जो बॉक्स होता है उसमें आप कोई, जैसे आपने डाली NTA दोस्तों, क्योंकि आप NTA की कोचिंग तैयारी कर रहे हैं तो NTA डाला तो साइट खुलेगी NTA, ठीक है, .nic.in, ये साइट खुलेगी। साइट खुल गई तो दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे आपका जो नीचे कुछ कॉन्टेक्ट अस वगैरह दिए होते हैं या किसी साइड या स्वयं प्रभा दी हुई होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ और लिंक दिए होते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब कुछ होता है उसमें, ठीक है।
तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कोई लिंक दिया हुआ है तो आप वहां पर क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, लिंक में भी लिंक। 62 निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है? पहला वेबसाइट, वेबसाइट पता, यूआरएल, डोमेन नाम। तो दोस्तों 62 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डोमेन नाम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डोमेन नाम जैसे कि .com, ठीक है, डोमेन नाम होते हैं .in, ठीक है, .in, .gov, .edu, ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं ना, डोमेन नाम होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, ये डोमेन नाम होते हैं। 63 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है? पहला टॉप लेवल डोमेन, वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस या वेब डोमेन। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों वेबसाइट। Amazon.com बोलते हैं दोस्तों वेबसाइट, ठीक है दोस्तों, समझना। और अगर .com हो तो दोस्तों उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। 64 निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स दोस्तों क्या होते हैं, जैसे आप गूगल क्रोम हो गया, एप्स हो गया सॉफ्टवेयर, ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या इंटरनेट उपकरण। हर्ज शेखन जी वेलकम, आपका क्लास हुई थी 8 बजे स्टार्ट। तिलक जी वेलकम। तो दोस्तों सेनापति जी सेनापति जी मैम, सेनापति जी भी ऐसे देखते हैं ओम प्रकाश मनकर जी आपका वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। 65 निम्नलिखित में से फायरवॉल का उपयोग किससे संचार नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता है? दोस्तों देखो, कंप्यूटर में एक होता है, अगर आप आपके पास में एंटीवायरस नहीं है, ठीक है दोस्तों, आप फायरवॉल को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। उसका जो किस लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर दोस्तों फायरवॉल को ऑन किया हुआ है, तो पहला ऑप्शन है अनाधिकृत हमलों से, वायरस के हमले से, डेटा आधारित हमलों से या उपरोक्त सभी से। साहब सिंह जी वेलकम। रवि जी बोल रहे हैं थोड़ा तेज करिए। अच्छा जी, गुलाम मस्तफा जी कह रही हैं प्लीज सर ब्रेक ब्रेक अरे भाई दोस्तों 65 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनाधिकृत हमलों से। 66 है एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है? पहला वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है? दोस्तों 66 का जो सही आंसर है उसको बोलते हैं वॉइस लाइन,
क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉइस लाइन। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएसपी निःशुल्क है? आईएसपी, दोस्तों बढ़िया सवाल है। कंप्यूसर्व, एओएल, नेट जीरो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आईएसपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि जैसे दोस्तों कोई चलाता है जियो का, तो जियो सर्विस देगी, एयरटेल देगा, ठीक है, या बीएसएनएल। दोस्तों ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो 67 का सही आंसर तो उनको बोलते हैं वो है नेट जीरो। 68, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, जिसका उद्देश्य देश में पर्यावरण अदालतों की स्थापना करना है, किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों अब इन्वायरमेंट के, ठीक है, इन्वायरमेंट दोस्तों शुरू हो चुके हैं। पहला 2003, 2005, 2008, 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। दोस्तों 68 का सही आंसर है वो 2010 में पारित किया गया था, ठीक है। 69, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा प्रकार ऐसा है जो या तो अनिश्चित काल के लिए उपयोग किया जाता है जा सकता है, या जिसका यदि विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो दीर्घ काल के लिए उपयोग किया जा सकता है? पहला गैर अक्षय, अक्षय, घरेलू, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा दोस्तों ऊर्जा का प्रकार होता है, ठीक है, जिसको लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है अक्षय ऊर्जा को, ठीक है, अक्षय ऊर्जा को हम लंबे समय तक दोस्तों उसको यूज कर सकते हैं। 70 सवाल है, निम्नलिखित में से कोलतार का मुख्य स्रोत क्या है? बनिए पौधे, मिट्टी का तेल, कच्चा तेल, या भूमिगत खाने? कोलतार, दोस्तों कोलतार का जो मुख्य स्रोत है उसका दोस्तों सही आंसर है कच्चा तेल, ठीक है। 71, शहरों में बढ़ती हुई जल की मांग की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक कारगर उपाय कौन सा है? पहला बिल बड़ीकरण, संयंत्र स्थापित करना, जल संरक्षण के उपाय को अपनाना, तीसरा अधिक नलकूप खोदना, चौथा है सीवरेज उपचार संयंत्रों द्वारा। दोस्तों 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण के उपाय को अपनाना। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पारंपरिक, दोस्तों जो ऊर्जा होती है वो पारंपरिक और गैर पारंपरिक में बटी हुई होती हैं। तो पारंपरिक कौन सी है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या प्राकृतिक ऊर्जा? दोस्तों पारंपरिक में जो होती है जैसे प्रकृति से हम निकालते हैं, ठीक है, जो हमें मेहनत करके दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों जो जैसे इसका जो सही आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कोयला से, ठीक है, और पवन ऊर्जा दोस्तों ये कौन से हैं? गैर पारंपरिक हैं। सौर ऊर्जा कौन सा है? गैर पारंपरिक, ठीक है, और प्राकृतिक ऊर्जा कौन सा है दोस्तों? ये भी गैर पारंपरिक है। ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। 73, निम्नलिखित में से कौन सा कभी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? दोस्तों कौन सा इसमें से समाप्त कभी नहीं हो सकता?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों समाप्त न होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सवाल ये था 72वां, कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों पारंपरिक, ये 72वां सवाल है, पारंपरिक ऊर्जा में, ठीक है, कोयला भी आता है, ठीक है, पेट्रोलियम भी आता है, और दोस्तों इसमें जो है प्राकृतिक गैस भी आता है। ठीक है, ये पहला और चौथा ठीक है इसके, और जो उसमें दूसरा और तीसरा गलत थे। ठीक है दोस्तों, 74वां है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, 74 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि बनने लकड़ी, कोयला और जो पेट्रोलियम है दोस्तों ये परंपरागत स्रोत है, और जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य की जो उसमें ऊर्जा होती है वो गैर परंपरागत है। ठीक है, 75, बायोगैस वायुजीव विषयक अपघटन और बायोमास के किण्वन का एक उप उत्पाद है। निम्नलिखित में से इसका मुख्य कौन सा है? मंकज जी कह रहे हैं 72 का सवाल गलत है। एक बार मंकज जी आप भी देखना, परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होता है। परंपरागत होते हैं दोस्तों जो जीवाश्म जीवाश्म से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और गैर परंपरागत से होते हैं जो जीवाश्म उत्पन्न नहीं होते हैं, जो हमको प्राकृतिक रूप में। तो 75 का दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीथेन। ठीक है, बायोगैस का जो मुख्य है दोस्तों वो है मीथेन। 76 बायोगैस है, पहला मीथेन 50 से 70%, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, और चौथा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों जो बायोगैस होती है उसमें क्या सबसे ज्यादा होता है? तो 76 का सही आंसर है, बायोगैस में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों मीथेन, 50 से 70% होता है। 77, कौन सा मौलिक अधिकार, दोस्तों अभी हायर एजुकेशन के आ चुके हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन में प्रशासनिक के नीति और जो संविधान के जो सवाल हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन से संबंधित है? पहला समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन, जो सामाजिक में जो भेदभाव होता है दोस्तों उसको खत्म करने से संबंधित है, उन्मूलन के संबंधित है। ठीक है, दोस्तों 77 का सही आंसर है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है। 78, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में
मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? पहला, राष्ट्रीय शासन लगाकर, राष्ट्रीय आपात स्थिति लगाकर, वित्तीय आपात स्थिति, ऑप्शन नंबर 4 है निलंबित नहीं किया जा सकता। किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है दोस्तों? ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है सवाल है, क्योंकि दोस्तों हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को हम निलंबित दोस्तों कर सकते हैं, और कब? राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब हो जाए तब। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, आपातकाल जब लग जाए दोस्तों, इमरजेंसी लग जाए, तब हम मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं और आपातकाल के बाद में लागू हो जाते हैं वो। 79, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है? ठीक है, पहला निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक, जहाँ जो आइलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य या दोस्तों मौलिक अधिकार। दोस्तों किस दस्तावेज में भारत संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है? दोस्तों सही आंसर है 79 का, ये दोस्तों 51 ए में, ठीक है, 51 ए में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कारण, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों का अनुरक्षण करना राज्य का कर्तव्य नहीं है। कौन सा सही है दोस्तों? दोस्तों आज हमारे जो देखने वालों की जो संख्या है वो 270 के पार पहुंच चुकी है आज। ठीक है, हृदय द्विवेदी जी आपका वेलकम। तो दोस्तों 80 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए ठीक है। ठीक है, और आर गलत है, क्योंकि दोस्तों राज्य का कर्तव्य होता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, 81, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? पहला, सिद्धांत केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए है जबकि अधिकार राज्यों के लिए है। दूसरा, सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। तीसरा, सिद्धांत संविधान का भाग नहीं है जबकि अधिकार संविधान का भाग है। यह उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सवाल जो है एक बार नेट में आ चुका है, बढ़िया लेवल का सवाल है, क्योंकि ये पूछता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर, कैसे वो भिन्न है। तो दोस्तों ये सवाल आया था कि बात योग्य है या बात योग्य नहीं है। मोहन शर्मा जी 100 क्वेश्चन है, 100 अब मोनिका जी वेलकम। हरीश प्रताप जी कब तक चलेगी, घबरा रहे हो भाई? घबराओ नहीं, बस थोड़ा समय और है, 10-15 मिनट, 10 मिनट मान लीजिए, बस 19 सवाल और हैं। तो दोस्तों 81 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, 82, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? राजाज्ञा, अध्यादेश, अधिसूचना या रिट। कौन सा उपकरण मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? दोस्तों सही आंसर है राजाज्ञा। ठीक है, 83, निम्नलिखित में से कौन सी रिट को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए
जारी किया जा सकता है। पहला, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़िया सवाल है, क्योंकि जो रिट जारी करता है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। 84 है, कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत विधायी रूप दिया गया है? पहला, मौलिक अधिकार के रूप में। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित। तीसरा, संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित। और चौथा है संविधान द्वारा उपेक्षित। दोस्तों 84 का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित। 85 है, हमारे संविधान में संशोधन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 356, 368, 370 या 372? तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, धारा 368 के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन किया जा सकता है। 86 है, निम्नलिखित में से संविधान में वर्णित निम्न किन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है? पहला, 44 और 45, 38 और 39, 29 और 30 और 45 और 46। बढ़िया सवाल है दोस्तों, आ सकता है सवाल ये, क्योंकि पहले जो आया था पिछली बार वो अनुच्छेद 48 आया था, पर्यावरण से संबंधित। दोस्तों एक सवाल जो आया था वो आया था धार्मिक शिक्षा, अनुच्छेद, ठीक है। तो 86 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 38 और 39। 87 है, अगर केंद्र और किसी राज्य में संबंधित सूची में सम्मिलित विषय को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू किया जाएगा? पहला, केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून माना जाएगा, दोनों समान रूप से लागू होंगे, या ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। दोस्तों संबंधित सूची, क्योंकि सूची दोस्तों 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची, ठीक है, 3 सूची होती है। अगर संबंधित सूची के विषय पर दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में टकराव पैदा हो जाए तो कौन का माना जाएगा? तो दोस्तों 87 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट, केंद्र का माना जाएगा, ठीक है, केंद्र का माना जाएगा संबंधित सूची के विषय में। 88, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रचलित किया? पहला, एडी गोरवाल समिति 1951, पॉल एच एपलवी समिति 1953, वी आर मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1958। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को प्रचलित किया था, किस समिति ने किया था?
दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर मेहता समिति थी वो, ठीक है। 89, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में अनुसूचियां, दूसरे में विषय। दोस्तों ये सवाल आ सकता है, बता रहा हूं आपको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पहली सूची में, अनुसूची में, दूसरी, पहली, 8वीं, 9वीं और 10वीं में। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों ये। पहली में विषय क्या है, यानी कि जो पहला है विषय में क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है भाषाएं। तीसरा है विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम। और चौथा है दल बदल पर सांसद और विधायकों की अयोग्यता। तो दोस्तों 89 का बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहली अनुसूची में दोस्तों क्या है, क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 8वीं में भाषाएं। 9वीं में दोस्तों, 9वां जो अनुसूची है वो ऐसा अनुसूची है, अगर उसमें कोई विधेयक चला जाए दोस्तों, वो यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकते फिर, विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम। और 10वीं में दोस्तों दल बदल अधिनियम जो होता है, तो सांसदों और विधायकों की अयोग्यता घोषित करने का वो सिद्धांत होता है, ठीक है। और 90वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा। पहला किम हुआंग कोरिया, जिन टेन यान कोरिया, वैन सांग या हुन सांग चीन, जुना मैंग चीन। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, किसी और सेट में आया था, हो सकता है आपके सेट में आ जाए। तो दोस्तों जो तो 90 में का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन आया था दोस्तों 90 का, सी हुनसांग, जो हर्षवर्धन काल में आया था, ठीक है। और जो एक आया था फायान, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 91 है, पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी। यानी कि जो प्रवेश एंट्री होती थी, एडमिशन होता था, किस विधि के तहत होता था। पहला प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार, उत्तम शैक्षणिक पूर्वव्रत और समकक्षी परिचर्चा। जो हिस्ट्री के होंगे दोस्तों उनको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश मिलता था, जो एडमिशन मिलता था, वो किस आधार पर मिलता था, ठीक है। बढ़िया सवाल है। विकास कुमार जी वेलकम आपका, रेखा जोलिया जी आपका वेलकम। मैम बोल रही हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में भी पूछा गया था। ओके धन्यवाद। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें दोस्तों प्रवेश परीक्षा होती थी, ठीक है। प्रवेश परीक्षा 91 का फर्स्ट प्रवेश परीक्षा होती थी दोस्तों, ठीक है। और जो बढ़िया लेवल सवाल है, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता था। 92 निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। जगदल विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, नादिया विश्वविद्यालय या बल्लभी विश्वविद्यालय। रोशनी साहू, रोशनी जी वेलकम आपका। दोस्तों वह जो विश्वविद्यालय था जिसमें न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र में जाता है दोस्तों, वो था 92 का ऑप्शन नंबर बी, मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला, ठीक है। 93 उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है। पहला भारतीय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। दूसरा देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। तीसरा
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना, और चौथा है भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। उन्नत भारत अभियान, शिलभद्र, अरे वाह रवि जी वेरी गुड, शिलभद्र था बिल्कुल राइट, वाइस चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल गुड। दोस्तों उन्नत भारत अभियान का जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। दोस्तों आ सकता है बढ़िया सवाल है। 94 निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? बढ़िया थे दोस्तों। नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, मिथिला। तो दोस्तों सही आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विक्रमशिला। ये किसने बनाया था दोस्तों? धर्मपाल ने बनवाया था, और नालंदा बनवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने। 95 है 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा तीसरा डॉक्टर ए एल मुदालियार, चौथा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो दोस्तों 95 1952 में जो एक द्वितीय शिक्षा आयोग बना था उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर ए एल मुदालियार, या उसको बोलते हैं मुदालियार आयोग। आ सकता है ये सवाल। 96 है पेरिस समझौता का उद्देश्य है इस शताब्दी में तापमान को पूर्व औद्योगिकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है? ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 0.3 डिग्री या 3 डिग्री। तमन्ना आनंद जी आपका वेलकम। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोस्तों सीमित करना है। 97 दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल तक दोस्तों सीमित करना है। 97 दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल है बहुत ही इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं ये, ठीक है, पेरिस समझौता पढ़ा आपने, अब क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों के द्वारा हरित गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्ध अवधि क्या थी? पहला 1997 से 2005, 2000 से 2012, 2008 से 2012, 2005 से 2015। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो थे 1997 में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये क्योटो प्रोटोकॉल। और दोस्तों इसका जो सही आंसर 97 का, ठीक है,
97 का दोस्तों सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2012 तक। 98, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पहला, ओजोन अवक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन या नाभिकीय ऊर्जा से। बढ़िया सवाल दोस्तों, बेहतरीन। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर 98 का वो ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, 99, हालिया अध्ययन से पता चला कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है? पहला, नदी के प्रवाह का क्षीण होना, जल शोधन संयंत्रों की विफलता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ा हुआ जलमल। दोस्तों अब ये वीडियो खत्म होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कर देना। पहली बार मैंने बोला है पूरी वीडियो में लाइक करने के लिए। ठीक है, मैंने दोस्तों मैं वैसे बोलता नहीं हूँ कि लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी मर्जी है, लाइक कर देना। ठीक है, परंतु दोस्तों फीडबैक जरूर देना। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो शेयर करना हमारी इस महामैराथन वीडियो को, दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों पर, अपने बहन भाइयों पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा, ये थोड़ा मेहनत दोस्तों लगती है। ठीक है, क्योंकि अकेला आदमी हूँ मैं भाई, थोड़ा मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है 99 का ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? जलवायु परिवर्तन। तो हमारा 100वां सवाल है, बहुत ही बड़े सवाल है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? पहला, अरुंधति राय द्वारा, मेधा पाटकर द्वारा, ठीक है, या इला भट्ट द्वारा, या सुंदरलाल भांगड़ा द्वारा। चिपको आंदोलन तो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था वो 1970 में। ठीक है, 1970 में शुरू किया गया था। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, सरकार जो थी वो पेड़ों को काट रही थी। ठीक है, वहां के जो आदिवासी लोग थे तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, जैसे ये पेड़ है, ठीक है दोस्तों, और सरकार उनको पेड़ काटने के लिए आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इस पेड़ से आप चिपक जाओ। दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, इस पेड़ से वो चिपक गए चारों तरफ। उन्होंने कहा, सरकार से कहा कि सरकार अगर आप पेड़ काटना चाहती है तो पहले हमको काटिए। ठीक है, वो चारों तरफ चिपट गए पेड़ से, यानी कि पेड़ से। तो उसको दोस्तों चिपको आंदोलन। दोस्तों सबसे पहले जो शुरू किया था वो क्या था, सुंदरलाल भांगड़ द्वारा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, तो शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, और कल हम 2 वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, गणेश डॉक्टर उमा जी धन्यवाद आपने। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आपको वीडियो? ठीक है, आपके कितने सही निकले जरूर बताना। गुलाम मस्तबा जी आपके हैं, सैमा रफीक जी मैं समझ रहा हूँ रफीक है आप। आपके 69 वेरी गुड। अरे वाह सैमा जी, आपका जेआरएफ बिल्कुल पक्का, मैंने पहले ही बोल रखा है आपका। तो ठीक है, जेआरएफ पक्का है, मैंने बोल रखा है 60 दिन के आएंगे इनको, जेआरएफ पक्का है। ठीक है, बढ़िया होगा उनका। ठीक है, प्रियंका खंडेलवाल जी आपके 73 वेरी गुड भाई प्रियंका जी, वेरी गुड। हिमांशु शर्मा जी 74 वेरी गुड, क्या बात है। हरीश प्रताप मेरे दोस्त कह रहे हैं जी बहुत नॉलेज हो गई है। अरे भाई हरीश भाई क्या बताऊं, निकल पड़े हैं हरीश जी, निकल पड़े हैं इस भीड़ भरी दुनिया में, पता नहीं क्या होगा।
दोस्तों अगर कुछ करना है तो नॉलेज तो लेके चलनी पड़ेगी हमको। हरीश भाई निकल तो पड़े हैं अकेले, परंतु दुश्मन भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है। परंतु देखो दुश्मन से हमको डरना नहीं है, जी तोड़ मेहनत करते हैं दोस्तों। हम केवल उनका मुकाबला कर सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। दोस्तों मेहनत करूंगा, बस आप अपना पढ़ते जाइए, ठीक है। रविराज जी यार क्या बात है भाई, रविराज जी आप तो भाई आयोग की नाक में दम कर दोगे आप। शोभा कुमार जी, मीना कुमार जी आपके 62 वेरी गुड। शोभा कुमार जी 74 वेरी गुड। शिवानी जी 78 वेरी गुड, क्या बात है शिवानी जी, आपका तो चेहरा पक्का है, चिंता ना करो आप, ठीक है। आप हिस्ट्री के प्रखंड विद्वान है आप। रवि जी आपका 80 वेरी गुड, अरे क्या बात है रवि जी। राहुल जी आपके 77 वेरी गुड, क्या बात है भाई 77। राहुल जी आप भी कलाकार हो भाई बड़े वाले। अंतराना 70 वेरी गुड। ज्योत्सना जी आपके 70+ वेरी गुड, क्या बात है ज्योत्सना, बहुत इम्प्रूव कर रही हो आप। और पूनम देव जी 72 वेरी गुड, पूनम जी वेरी गुड। हिस्ट्री ज्ञान जी का 100 का नहीं बता रहे हैं, अच्छा रवि जी हमारे हरीश भाई दोस्त हैं, हमने साथ साथ तैयारी की थी। तो प्रियंका जी बोले सर आपका सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, धन्यवाद धन्यवाद। हरीश जी कह रहे हैं यार हमने ना गिनो, अच्छा हमने ना गिना अच्छा आपने ना गिने कोई बात ना। धनराज जी 65, अरे क्या बात है धनराज जी, आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। भाग्यश्री जी वेरी गुड 84, अरे क्या बात है भाई भाग्यश्री जी, उत्तराखंड का नाम करोगे आप अब की बार जरब कर कर। जयवीर सिंह जी 60+, वेरी गुड वेरी गुड। लक्ष्मी जी, ओहो हमारी बहन जी हैं लक्ष्मी जी, आपने काउंट नहीं किए, ओहो कोई बात नहीं। दोस्तों कल की टाइमिंग होगी, एक तो 3 बजे की होगी और एक होगी 6 या 7 बजे की होगी, मैं पहले लगा दूंगा। नहीं आज नहीं होगी हिस्ट्री क्लास, अब तो टाइम हो गया ज़्यादा, 10 बज गए। मौसम जी बोल रहे हैं आप हम बच्चों के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच, ओहो धन्यवाद मौसम जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। डॉक्टर रमेश जी हैं आपके 50 है जी, 58 में थे, वाह वाह वेरी गुड। कम से कम इसी अगर लगाएं आपको तो आपके कम से कम बैठेंगे जी 85 के करीब बैठ जाएंगे आपके, वेरी गुड धन्यवाद। हिस्ट्रीगान जी, हिस्ट्रीगान जी आप अपना नाम बताइए, मैं आपका नाम लेके बोला करूंगा, अगर आपको अच्छा कर रहे हो तो बता, नहीं बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों मिलते हैं कल, ठीक है। ओके धन्यवाद जी राहुल जी, जयदेव जी, योर थॉट आर एक्सलेंट एंड सो मोटिवेटेड, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों जयवीर सिंह जी 24 तारीख से एग्जाम है, आपको नहीं पता क्या। हरीश प्रताप जी कह रहे हैं 60+ में वहाँ, अरे क्या बात है हरीश जी, क्या बात है। दोस्तों गुड नाइट सभी को, बाय बाय टाटा। दोस्तों मिलते हैं कल, ठीक है।